हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार एम एन रॉय को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो सीरीज यानी कि पार्ट नंबर 5 में आज हम एम एन रॉय के लगभग 18 क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ के साथ इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे या नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जैसे कि गांधी हैं, नेहरू हैं और अंबेडकर साहब हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमारे बचे हुए हैं, लगभग 6 से 7, जैसे लोहिया हो गए, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो उन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाली वीडियो सीरीज में। प्लस इसके साथ के साथ हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे ही हमारा ये साथ के साथ एक साइड में इंडियन पॉलिटिकल थॉट चलता रहेगा और साथ के साथ हम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज होगा बीपीएससी के लिए, ठीक है। जो बीपीएससी का टीआरई 4 का एग्जाम होगा उसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही जो हायर लेवल के क्वेश्चन होती हैं, जिनके मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस बने रहते हैं कि भाई ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो उस टाइप्स के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस लगाएंगे और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको यूपी पीजीटी के एग्जाम में हेल्प करेंगे, जीआईसी के भी पेपर में आपको हेल्प करेंगे, प्लस यूपी असिस्टेंट के प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो सारे एग्जाम्स में आपको बीपीएससी वाला क्वेश्चन काम करेगा। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए और बाकी जितने मैंने चैनल पर टेस्ट सीरीज करवा रखे हैं उन टेस्ट सीरीज को आप लोग प्रैक्टिस में जरूर लें, क्योंकि वहां से मैंने अभी देखा था एग्जाम में डीएसएसबी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली उठे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे तो कम से कम 200 क्वेश्चन में डीएसएसबी के, उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन टाइम में आप अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा मेरे वीडियो चैनल से, तो आप लोग एक ही बार में वो 50-60 क्वेश्चन आराम से इजिली कर पाएंगे वहां से। चलते हैं आज के टॉपिक पर। एम एन रॉय का टॉपिक है हमारा और आज का कंप्लीट टॉपिक यहीं पर खत्म करेंगे हम। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एम एन रॉय के क्या विचार हैं, इन्होंने राज्य को क्या माना, कैसे माना, राज्य का उद्भव कैसे हुआ, इन सब के ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे एम एन रॉय के विचार। तो रॉय के अनुसार राज्य जो है सामाजिक समझौते या दैवी कृपा का नहीं बल्कि राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ये चीज ध्यान रखना कि एम एन रॉय के अनुसार राज्य का विकास सामाजिक समझौते के अनुसार नहीं हुआ। जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो ने कहा ऐसा बिल्कुल गलत है। जैसा प्लेटो जैसा कि कौटिल्य ने कहा कि राज्य का उत्पत्ति, जो राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते से हुई, तो एम एन रॉय कहते हैं नहीं, राज्य की उत्पत्ति ना तो सामाजिक समझौते से हुई है, ना ही ईश्वरीय कृपा से, ना तो दैवीय सिद्धांत से, ठीक है, बल्कि राज्य क्या है, इतिहास के विकास का परिणाम है। यानी कि राज्य का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फाइनली राज्य का उदय होता है, ठीक है। एम एन रॉय का मानना था कि समाज व राज्य के उद्देश्य व्यक्ति के अस्तित्व व उनके संभवन के प्रति उद्देश्य की सेवा करना है, ठीक है। तो इनका मानना है कि भाई जो राज्य है, जो समाज है, इसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के अस्तित्व की सुरक्षा करना और व्यक्ति के लिए जो संभव हो सके उसको क्या करना, सेवा के रूप में लाना। यानी कि व्यक्ति साध्य है, ध्यान देना, व्यक्ति क्या है, साध्य है और राज्य क्या है, साधन है, कह सकते हैं। Views on a origin of the state according to Roy, the state is not the result of the social agreement, ठीक है। ये स्टेट जो है ये किसी सोशल एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है और ना ही ये किसी डिवाइन ग्रेस का रिजल्ट है, बल्कि क्या है, बट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। बल्कि स्टेट जो है ये तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट है, यानी कि राज्य का विकास इतिहास के माध्यम से हुआ, यानी कि विकास के माध्यम से इनका चरण आगे बढ़ता है। ही बिलीव दैट द पर्पस ऑफ द सोसाइटी एंड द state is a serve to purpose of the existence and the existence of the individuals। ये तो राज्य के संबंध में आपको विचार पता चल गया कि एम एन रॉय ने राज्य को क्या माना है, राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी राज्य का विकास के माध्यम से राज्य का निर्माण होता है, ना कि राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते या किसी दैवीय संस्था की कृपा पात्र से। चलिए, बौद्ध धर्म के संबंध में एम एन रॉय के विचार कैसे हैं इसको देख लेते हैं एक बार हम। रॉय बौद्ध धर्म को क्रांतिकारी धर्म मानते थे क्योंकि इसने परोपजीवी वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग की विलासिता, शोषण व अमानवीय रूढ़ियों के विरुद्ध शंखनाद किया। यानी रॉय कहते हैं बौद्ध धर्म अच्छा धर्म है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ने क्या किया है, बौद्ध धर्म ने जो ब्राह्मण धर्म के अंदर जो बुराइयां थी, जो विलासिता थी ब्राह्मण धर्म के अंदर, जो ब्राह्मण धर्म शोषण पर आधारित था, उसका इन्होंने क्या किया है, इस बौद्ध धर्म ने उसका विरोध किया है, उसका पर्दाफाश किया है, ठीक है। प्राचीन दार्शनिक परंपरा में केवल उन्होंने लोकायत का समर्थन किया तथा उनसे ही अपना भौतिकवाद लिया। लोकायत का मतलब होता है इस लोक में,
इस लोक में, या कह ले भौतिक जगत। ठीक है, लोकायत का मतलब है भौतिक जगत। तो अब देखेंगे, अब जो भारतीय प्राचीन परंपरा है, जो भारतीय दर्शन की परंपरा है, इस दर्शन की परंपरा से उन्होंने क्या लिया है, एम एन रॉय ने लोकायत का सिद्धांत, यानी कि कह लें कि भौतिक जगत का सिद्धांत, भौतिक जगत। अब एम एन रॉय का विश्वास पारलौकिक जगत पर नहीं था, पारलौकिक जगत में नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं करते, ईश्वरीय शक्ति में इनका विश्वास नहीं है। ये भौतिकवादी विचारक हैं। ठीक है, ये भौतिकवादी विचारक है। तो जो भी भौतिकवादी विचारक होगा वो लोकायत के सिद्धांतों का समर्थन करेगा, यानी कि वो भौतिक जगत की बातों को सत्य मानेगा, ईश्वर या ईश्वर से जुड़े हुए सिद्धांतों को वह ना नहीं मानेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कट्टर भौतिकवादी होने के कारण रॉय ने शंकर व रामानुजन के वेदांती प्रत्ययवाद को मध्ययुगीन मानसिक संकीर्णता व शाब्दिक पांडित्यवाद का प्रतीक बताया। अब ये कट्टर भौतिकवादी हैं, तो ये भौतिकवादी जब होंगे तो ये आध्यात्म को नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आध्यात्मिक बातों को नहीं मानते, ये पारलौकिक जगत की बातों को नहीं मानते। इसीलिए इन्होंने आलोचना की शंकर की और रामानुज की, जो वेदांती हैं, जो जिनके प्रत्ययवाद मध्ययुगीन विचारकों से मिलते हैं। जैसा कि मध्ययुगीन विचारकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पोप की निरंकुशता थी, जो चर्च की निरंकुशता थी, जो धार्मिक अंधविश्वास था, उस समय की बातों को कहीं ना कहीं शंकर और रामानुजन के थॉट में दिखाई पड़ता है, ऐसा एम एन रॉय का मानना था। तो एम एन रॉय ने कहा कि भाई हम तो भौतिकवादी विचारक हैं, क्योंकि शंकर और रामानुजन के विचारों में क्या है, मध्ययुगीन संकीर्णता का विचार है, यानी कि धार्मिक परंपराएं, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास का विचार शंकर और रामानुजन के विचारों में दिखाई पड़ता है। इसीलिए ये बौद्ध धर्म के विचारों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का विचार जो है वो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानता। वो कहता है कि ईश्वर नहीं होता, कर्म के आधार पर व्यक्ति को चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, बुद्धिस्ट आइडियाज, रॉय कंसीडर द बुद्धिज्म रेवोल्यूशनरी रिलीजन बिकॉज इट raised its voice against the luxury exploitation and inhuman customs of the parasitic class of the Brahmin class. In the ancient philosophical tradition, he supported only the Lokayat and took his materialism from them. Being the staunch materialist, Roy termed the Vedantic idealism of Sankara and Ramanuja as a symbol of a medieval mental narrowness and verbal pedantry. आगे देखते हैं। वेदांतवाद बौद्ध आंदोलन की मुक्तिदायिनी व परिवर्तनवादी जाति व्यवस्था के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया थी। तो अब एम एन रॉय का विश्वास जो है वो किसमें है, वेदांतवाद में है। क्योंकि वेदांतवाद क्या कर रहा है, वेदांतवाद जो है ये मुक्तिदायिनी है, ये परिवर्तनवादी है। किससे परिवर्तनवादी, तो जो जातिवाद को लेकर ब्राह्मणवाद की व्यवस्था जो समाज में विद्यमान है उसका विरोधी है वेदांतवाद। ठीक है, रॉय ने जाति के आर्थिक आधार को स्वीकार किया और कहा जाति व्यवस्था में वर्ग भेद छिपा हुआ है। ये स्टेटमेंट याद रखना आप, इसलिए इसको बोल्ड करके लिखा गया है। ठीक है, नोट करके है। रॉय का एक बहुत बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि एक बार प्रभु यानी विचारधारा को प्रवेश करने दिया जाता है तो मानव की संप्रभुता का अंत हो जाता है। यानी अगर एक कोई जैसे ब्राह्मणवादी मान लीजिए विचारधारा है, ठीक है, अगर ये विचारधारा दूसरे जातियों में, दूसरे कास्ट में अगर घुस गई तो उस कास्ट का अंत हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसीलिए एम एन रॉय कहते हैं कि एक बार प्रभु यानी एक बार किसी विचारधारा का दूसरे कास्ट में अगर वो विचारधारा घुस गई तो वो विचारधारा अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदांता वाज अ रिएक्शन ऑफ अ ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट द liberating and revolutionary caste system of the Buddhist movement. Roy accepted the economic basis of the caste and said that class distinctions are hidden in the caste system. Note Roy's most famous statement: once the Lord any ideology is allowed to enter, the sovereignty of man comes to the end. यानी कि अगर एक विचारधारा है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी मैंने बताया आपको कि कोई विचारधारा है, ये विचारधारा है, अगर ये विचारधारा किसी दूसरे कास्ट में घुस गई तो उस दूसरे कास्ट को ये खुद समाप्त कर देगी विचारधारा। ठीक है,
तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार किसी की विचारधारा अगर आपके अंदर आ गई तो आपको वो नष्ट कर देगी, ठीक है, तो आप उस विचारधारा के प्रभाव में चले जाएंगे, ये बात मानिए। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर एक स्टेटमेंट्स टाइप में है, रॉय और लेनिन की बहस, ये आपको राजेश मिश्रा की बुक में मिल जाएगा, राजेश मिश्रा, ठीक है। ये कंटेंट मैंने वहां से लिया है, राजेश मिश्रा सर की बुक से, बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक उन लोगों के लिए है जिनका थोड़ा सा थॉट्स कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, ठीक है। तो आपको अगर टाइम मिले तो राजेश मिश्रा सर की बुक्स जरूर पढ़ें, और खास करके अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए जा रहे हैं, तो उस बुक्स को आप जरूर 3 से 4 बार रीड करें क्योंकि वो बुक्स फर्स्ट एडिशन जब आई थी 2014 के आसपास, तो तब से वो बुक्स मेरे पास है और मैंने उस बुक्स को लगभग 45 टाइम्स स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो वही बुक्स पढ़ के बच्चे जेआरएफ निकाल ले रहे हैं, तो आप लोग यकीन कीजिए बुक्स में भी, और कंटेंट तो मान लीजिए आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो सारे बहुत सारी बुक्स का रेफरेंस लेकर के बनाए गए हैं। और इतना, हाँ, राजेश मिश्रा सर की बुक में एक दिक्कत आपको ये दिखाई पड़ेगी, उसमें आपको प्रॉपर कंटेंट जो दिया गया है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, याद रखना, कंप्लीट कंटेंट नहीं है उसमें एक चीज इसकी कमी है। दूसरी चीज, इसमें एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुक है, सीधी सी बात है, तो ये गाइड टाइप में है एक, तो इसमें एमसीक्यूज आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे। और आप लोग प्रेफर कीजिए कि एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें, और बुक पढ़ने के साथ साथ आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की एमसीक्यूज की सीरीज आती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप जरूर लगाइए कम से कम 2-3 बार एग्जाम से पहले, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पर टेस्ट सीरीज आपको मैं करवा रहा हूँ, वो टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी के बेस पर टेस्ट सीरीज होगा, वो अलग अलग बिहार गवर्नमेंट की जो एससीईआरटी की सीरीज आती है, एससीईआरटी की बुक्स चलती है उनसे वहां से टेस्ट सीरीज बनाए जा रहे हैं, और खास करके यूपी पीजीटी के लिए भी वही आपका टेस्ट सीरीज काम कर जाएगा। रॉय लेनिन बहस क्या है? 1920 में कॉमिनटर्म यानी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस में रॉय और लेनिन की थीसिस में क्या हो चुका था, मतभेद हो गया था। थीसिस का विषय क्या था कि औपनिवेशिक गुलामी से पीड़ित देशों में राष्ट्रीय बुर्जुआ पूंजीपति तत्वों पार्टियों का कम्युनिस्टों द्वारा समर्थन किया जाए कि ना किया जाए, सीधी सी बात थी, ठीक है। तो अब लेनिन का कहना था कि शुरू के चरणों में जहां पर उपनिवेश हैं, जहां पर अर्ध उपनिवेश हैं, वहां पे कम्युनिस्ट राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय बुर्जुआ जो देश को आजादी दिलाने में अमीर वर्ग हैं उनका सहयोग करना चाहिए, ऐसा लेनिन का मानना है, ठीक है। तो लेनिन कह रहे हैं कि भाई जहां जहां पर उपनिवेशी देश हैं, जहां जहां पर अर्ध उपनिवेश हैं, जो जो देश गुलाम है, उन गुलाम देशों के अमीरों का साथ देना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। लेकिन एम एन रॉय कहते हैं नहीं नहीं, हम कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी अमीरों का साथ नहीं देगी, बुर्जुआ का साथ कभी भी नहीं देगी, ठीक है। लेनिन का मानना था कि भारत में कम्युनिस्टों को कांग्रेस व गांधी का समर्थन करना चाहिए, जबकि रॉय का मानना था कि सर्वहारा औपनिवेशिक देशों में स्वयं के बलबूते पर जो है सर्वहारा क्रांति कर सकते हैं, ठीक है, सर्वहारा जो है स्वयं क्रांति कर सकते हैं, ऐसा लेनिन का ऐसा एम एन रॉय का मानना था कि भाई जो भारत देश है, भारत देश में सर्वहारा वर्ग स्वयं क्रांति करने में सक्षम है। लेकिन एम एन एक मिनट, हाँ, लेनिन का क्या मानना है कि लेनिन कह रहे हैं कि भारत में भाई जो भारत में कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट भारत में रह रहे हैं, उनको मदद करनी चाहिए कांग्रेस और गांधी का, ठीक है। जबकि एम एन रॉय कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम गांधी और कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है, गांधी और कांग्रेस एलीट क्लास है ये, ठीक है, ये बुर्जुआ वर्ग है, तो कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुआ वर्ग का समर्थन नहीं करेगी। इसी बात को लेकर के एम एन रॉय और लेनिन के बीच में मतभेद हो जाता है। अतः राष्ट्रीय बुर्जुआ के साथ सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ऐसा एम एन रॉय कहते हैं कि भाई हम जो राष्ट्रीय बुर्जुआ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो गांधी हो, इनका सहयोग कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करेगी, ना ही एम एन रॉय करेंगे, ठीक है। यकीन मानिए सुबह से पढ़ाते पढ़ाते लगभग 7 से 8 घंटे की क्लास हो जाती है, तो बिल्कुल थकान लग जाती है आप लोगों की क्लास पढ़ाते टाइम। चलिए आगे देखते हैं। रॉय गांधी को मध्ययुगीन प्रतिक्रियावादी मानते हैं, तिलक को पुनरुत्थानवादी व नरमपंथियों को सरकारी एजेंट और पूंजीपतियों का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है। हालांकि इनके साथ सहयोग को अनावश्यक भी ये मानते थे। हालांकि कालांतर में लेनिन की थीसिस क्या होती है, मानी जाती है, और एम एन रॉय की थीसिस नहीं मानी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली अगर जो बात सामने निकल के आ रही कि रॉय लेनिन बहस में क्या मुद्दा था कि लेनिन कह रहे हैं भैया कि जहां पर उपनिवेशवाद है, ठीक है, उपनिवेशवाद जहां पर है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी को क्या करना चाहिए, वहां के बुर्जुआ वर्ग का समर्थन करना चाहिए। लेकिन एम एन रॉय कह रहे हैं नहीं,
कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी बुर्जुआ वर्ग का समर्थन नहीं करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो गांधी हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एम एन रॉय की कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स के बारे में डिटेल से चीजें दी गई हैं, इनको आप जरूर देखें। इंडिया इन ट्रांजिशन, भारत यानी कि भारत में संक्रमण काल के समय में भारत, 1922 में बुक आई है। इस पुस्तक में रॉय ने समकालीन भारत का समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है। रॉय ने संक्रमणकालीन भारत की समस्याओं के प्रचलित समाधानों को अस्वीकार कर दिया था। प्रथम समाधान इन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत को मंद क्रमिक गति से उत्तरदायी शासन देना, और जैसा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का प्रयास था। दूसरा इन्होंने उदारवादी जो समाधान बताया कि संविधानवादी नरम दल का गुटों का जो ब्रिटिश राज का प्रशंसक था, यह भी इन्होंने समाधान बताया। रॉय ने उपहास स्वरूप इन्हें पूंजीवादी वर्ग की सेवा करने वाले शक्तिहीन संविधानवादी बताते हैं। तीसरा जो है अतिवादी दल था, जिसमें लाल बाल पाल, आपने पढ़ा होगा कि लाल बाल पाल को, ठीक है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है, ये राष्ट्रवादियों का गुट था। रॉय ने इस गुट की भ्रांतियों, मध्ययुगीन पुनरुत्थान और सड़ी गली धार्मिक विचारधारा का माहौल इनके उड़ाती हैं। तीनों का कहीं ना कहीं ये अस्वीकार करते हैं। जो उस समय भारत में तीनों विचारधाराएं प्रचलित थी, चाहे वो प्रथम समाधान को लेकर हो, चाहे दूसरा समाधान, चाहे वो तीसरा समाधान, तीनों समाधान को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया एम एन रॉय ने। ठीक है, चलिए सेकेंड बुक है आपकी इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, जो 1922 में आती है। रॉय ने अपनी इस पुस्तक में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से गांधीवादी सामाजिक विचारधारा को मध्ययुगीन धार्मिक पुरातनवादी कहकर उसकी आलोचना की है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा आगे के, जब हम 18 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा कि एम एन रॉय ने अपनी किस पुस्तक में महात्मा गांधी के सामाजिक विचारधारा को मध्ययुगीन धार्मिक तथा पुरातनवाद कहकर आलोचना की, उस कौन सी पुस्तक है? तो बुक का नाम है इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। रॉय के अकॉर्डिंग असहयोग आंदोलन मध्यम वर्ग की विचारधारा से प्रभावित है, जिसमें क्रांतिकारी तत्वों का क्या है, अभाव है। अतः इसके स्थान पर जुझारू सामूहिक कार्रवाई के लिए वर्ग संघर्ष इन्होंने शुरू करने की मांग की थी। अगली बुक है 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, जो 1923 में आई। असहयोग आंदोलन का एक वर्ष, ठीक है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के ऋषि तुल्य व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना किससे की है, ये भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है, कि एम एन रॉय ने महात्मा गांधी की प्रशंसा अपनी किस पुस्तक में की, या महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने किस किस विचारकों से तुलना की है? तो संत थॉमस एक्विनास से गांधी जी की तुलना की, साविन रोला से तुलना की, और असीसी फ्रांसिस से इनकी तुलना की। ठीक है, वो किस बुक में किया है? 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया में। ठीक है, साथ ही रॉय ने गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाए गए रचनात्मक कार्य या कदमों की सामूहिक कार्रवाई, इसमें अहिंसा, कांग्रेस का एकीकरण और प्रसार तथा सविनय अवज्ञा के तरीकों की भी इन्होंने प्रशंसा की है। और साथ ही आलोचनात्मक रूप से एम एन रॉय ने कहा कि गांधी क्रांतिवाद नहीं बल्कि दुर्बल व निस्तेज सुधारवाद है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है एम एन रॉय का। ज्यादातर विचार जो हैं एम एन रॉय के गांधी के अपोजिट हैं, गांधी की आलोचना करते हैं एम एन रॉय। हाँ, कुछ मामलों पर, ठीक है, उनकी प्रशंसा की है, जैसे अहिंसा, कांग्रेस का एकीकरण, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब चीजों में क्या है, एम एन रॉय ने गांधी की प्रशंसा की है। बाकी और मामलों में इन्होंने, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, इसका इन्होंने विरोध किया है। अगली इनकी बुक है फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो 1926 में आई। इसमें रॉय ने एक ऐसे पीपल्स पार्टी का महत्व समझाते हैं जिसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान और सर्वहारा सभी वर्ग शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एम एन रॉय की जो इंडियन पॉलिटिक्स, द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स बुक है, इसमें कितने दलों या किन किन दलों का महत्व है, जैसे किन किन वर्गों का महत्व है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसमें निम्न मध्यम वर्ग आते हैं, किसान आता है, इसमें सर्वहारा वर्ग। ठीक है, फिर अगली बुक है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, जो 1930 में आई। मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ साइंटिफिक थॉट, जो 1940 में आई है। साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1942, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो 1947 में बुक आई है। फिर इनकी अगली बुक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 1926 में आई थी। हाँ, ये भी हमने ऊपर भी कर लिया है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये दोबारा से आई थिंक रिवीजन हो गया, चलो रिपीट हो गया, इसको कट कर देंगे। ठीक है, फिर रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, ये भी हो गया। फिर अगली बुक है इनकी मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ साइंटिफिक थॉट, जो 1940 में आई बुक की है। कुछ बुक्स यहाँ पर रेपिटेशन हो गया, इस बुक को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये बुक देखते हैं। 12 नंबर वाली बुक है मटेरियलिज्म एंड
आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइंटिफिक थॉट, ये इंपॉर्टेंट बुक है। रॉय तत्वशास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतः भौतिकवादी विचारक है। ये भौतिकवादी होने के बावजूद वे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। भौतिकवादी तो हैं, लेकिन मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत दिया, एम एन रॉय ने इन सारे सिद्धांतों को नकार दिया। रॉय जब रूढ़िवादी मार्क्सवादी से नव मानववादी की ओर आए, तब भी उन्होंने समाज, मानव समाज व इतिहास का मूल तत्व द्रव्य या भौतिक तत्व को ही स्वीकार किया। यानी कि कहने का मतलब है, जब ये रूढ़िवाद से मार्क्सवाद से फिर जब ये नव मानववाद की तरफ आए, न्यू ह्यूमनिज्म की तरफ आए, तब भी इन्होंने समाज के मूल तत्व में क्या माना कि भौतिक तत्व ही समाज में महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि उनके भौतिकवाद में द्रव्य व विचार दोनों का समन्वय है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी एम एन रॉय ने ये नहीं कहा कि जो द्वंद्व होगा, द्वंद्व कभी भी भौतिक पदार्थों में नहीं होगा, बल्कि एम एन रॉय ने कहा कि जो द्वंद्व होगा, जो डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा, वो हमेशा थॉट्स में होगा, वो हमेशा आइडिया में होगा, ठीक है। नव मार्क्सवादियों की तरह उनका विचार तत्व आध्यात्मिक, ईश्वर या पराभौतिक शक्तियां, धर्म का अवलंबन नहीं करता, यानी इन सब चीजों में इनका विश्वास नहीं है। राय का भौतिकवाद क्या है? वैज्ञानिक राजनीति का समर्थक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां से क्वेश्चन मैं बनाने वाला था, बट टाइम का इश्यू था, इसलिए क्वेश्चन नहीं बना पाया, इसलिए अभी आपको बता रहा हूं, इन सारे पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगली बुक है रीजन, रोबोटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके दो पार्ट्स आते हैं, 1948 में एक पार्ट आता है, दूसरा पार्ट आता है 1952 में। यह रॉय की मैग्नम ऑपस यानी सबसे महान कृति मानी जाती है। इस पुस्तक में पश्चिमी राजनीतिक विचार के विकास का सर्वेक्षण है, यानी कि इन्होंने बताया इस बुक में कि कैसे कैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों या विचारों का कैसे कैसे विकास हुआ है, ठीक है। इसमें राय ने संशयवाद, अनुभववाद, उदारवाद, उपयोगितावाद, मार्क्सवाद आदि जो आधुनिक सभ्यता के समक्ष संस्कृति व नैतिकता संकट खड़ा करने के कारण इनकी आलोचना की है, तथा इन्होंने नव मानववाद की व्याख्या की है। फिर अगली बुक है इनकी द रशियन रेवोल्यूशन 1949, पॉलिटिक्स, पावर एंड पार्टीज, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, रेडिकल ह्यूमनिज्म, बियॉन्ड ह्यूमनिज्म। तो ये सारी इनकी बुक्स हैं, आप इनको जरूर याद रखें। जो बोल्ड करके लिखी गई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको आप बार बार पढ़ें, इन सबको भी आप पढ़ते रहें, अपनी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करते रहें, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। एम एन रॉय ने समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नव मानववाद, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक मानववाद क्या है? नव मानववाद है, ठीक है। एम एन रॉयज इंटीग्रेटेड साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इज ऑल्सो नाउन एज व्हाट? तो नियो मार्क्सिज्म आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं कि मार्क्सवादी पहले चरण में, सॉरी, एम एन रॉय पहले चरण में देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है। दूसरे चरण में कम्युनिस्ट मार्क्सवादी हो गए, और तीसरे चरण में क्या होते हैं? नव मानवतावादी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने ऊपर पढ़ा रखा है। तो नव मानववाद का मूल तत्व क्या है, ये सब भी मैंने आपको चार्ट में पढ़ा रखा है, वो सब चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है एम एन रॉय के बारे में सही कथन क्या है, ठीक है। चलिए, मानवेंद्र नाथ रॉय मैक्सिको और भारत दोनों देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1925 में बनी भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में इनका पूर्ण विश्वास था, क्या बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया, मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को नकार दिया, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को नकार दिया, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अब देखिए, दो ऑप्शन जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, ये नहीं, ये भी गलत है, पूरा तो सही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, उन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय वाज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोथ मैक्सिको एंड इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। ही हैड अ फुल फेथ इन मार्क्स थ्योरी ऑफ अ क्लास स्ट्रगल, तो गलत है, क्लास स्ट्रगल की मार्क्स की थ्योरी में इनका बिलीव नहीं था, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। He founded the Radical Democratic Party in 1940, याद रखना, ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रॉय जो कि आधुनिक भारत के प्रमुख साम्यवादी व मानववादी विचारक रहे हैं, उनके वैचारिक प्रणाली पर किन विचारकों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। विवेकानंद, अरविंदो, ठीक है। आगे देखते हैं, मार्क्स, गांधी, लेनिन, ग्राम्स्की, मार्क्स, गांधी, लेनिन, ग्राम्स्की, मिल, गांधी, तिलक, अरविंदो,
या विवेकानंद, अरविंदो, मार्क्स, गांधी। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा सही ऑप्शन लग रहा है मुझे, मार्क्स, गांधी। मार्क्स के विचारों का प्रभाव है, गांधी के विचारों का भी प्रभाव है, लेनिन, ग्राम्स्की। ज्यादा सही ऑप्शन डी वाला मुझे लग रहा है। ठीक है, विवेकानंद, अरविंदो, मार्क्स और गांधी के विचारों का इनके ऊपर प्रभाव है। बेसिकली who all influenced in the ideological system of M.N. Roy, who was the leading communist and humanist thinker of a modern India, विवेकानंद, अरविंदो, मार्क्स एंड गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैचिंग कराना है आपको एम एन रॉय के संदर्भ में। जीवन का पहला चरण इनका कैसा था? राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी थे। जीवन के दूसरे चरण में वर्ग स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, यानी कि मार्क्सवादी बन चुके हैं। जीवन का तीसरा चरण इनका जो है मानव स्वतंत्रता के ऊपर है। ठीक है, यानी कि एक में आपका बी हो जाएगा, एक में बी। ए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा इधर से, एक में बी, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी ए सी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम एन राय का कौन सा चरण जिसे रोमांचकारी क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है, जिसमें वह विवेकानंद के प्रशंसक थे? एम एन राय का कौन सा चरण जिसे रोमांचकारी क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है, जिसमें वह विवेकानंद के प्रशंसक थे? पहला फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जो भी कौन सा फेज था? तो जीवन का पहला चरण था। ठीक है, जिसे रोमांचकारी क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है, जिसमें वह विवेकानंद के बहुत ज्यादा समर्थक थे। विच फेज ऑफ एम एन रॉय which is also known as the exciting revolutionary period in which he was fan of विवेकानंद? तो फर्स्ट फेज आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य नाम प्रतीक है किसका? तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य नाम इनका तब था जब ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानवतावादी या परंपरागत मार्क्सवादी जब ये बनते हैं तब इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, तब इन्होंने अपना नाम रखा एम एन रॉय। जब ये मार्क्सवादी बनते हैं तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया। ठीक है, द नेम सिंबल ऑफ नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इज अ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। जब ये थे तब इनका नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। उसके बाद इन्होंने अपना नाम एम एन रॉय कर लिया, एम एन रॉय। ये कब किया? जब ये मार्क्सिस्ट होते हैं। ठीक है, जब ये मार्क्सिस्ट बनते हैं। चलिए, एम एन रॉय किसके संपर्क में आने के कारण उन्होंने साम्यवाद व मार्क्सवाद का वर्णन किया, जिससे वह परंपरागत मार्क्सवादी कहलाते हैं? तो सीधा सा ऑप्शन है, मैंने आपको पहली क्लास की पहली वीडियो में पढ़ाया था कि माइकल बोरोडिन के संपर्क में आते हैं और इसके बाद इन्होंने मार्क्सवाद को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ड्यू टू हुज कॉन्टैक्ट विद द एम एन रॉय डिड he chose the communism and Marxism so that he was called the traditional Marxist? तो माइकल बोरोडिन आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय ने लेनिन की किस थीसिस के खिलाफ अपना हाथ खड़ा किया या विरोध किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रश्न पर शिल्प थीसिस। ठीक है, टू विच थीसिस ऑफ लेनिन डिड एम एन रॉय रेज्ड हिज हैंड? तो क्राफ्ट थीसिस ऑन द नेशनल एंड द कॉलोनियल क्वेश्चन जो था, इस पर इन्होंने एम एन रॉय ने लेनिन का विरोध किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एम एन रॉय और जोसेफ स्टालिन में मतभेद के क्या कारण थे? ठीक है, स्टालिन ने एम एन रॉय को बाहर क्यों निकाल दिया कॉमन टर्म से? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी हो सकते हैं। ठीक है, कि एम एन रॉय और स्टालिन के बीच में बात क्यों नहीं बनी? क्योंकि स्टालिन जो बेचारा, स्टालिन यहाँ इटालियन है, स्टालिन जो था, स्टालिन की तानाशाही प्रवृत्ति थी और एम एन रॉय स्वतंत्रता को प्रमोट करते थे। ठीक है, एक देश में समाजवाद का जो नारा दिया गया स्टालिन के द्वारा, इसका एम एन रॉय से जमा नहीं, ये बात इनको बहुत पसंद नहीं आई। रशियन साम्यवादी दल की एक अधिकारात्मक प्रवृत्ति जो थी वो बढ़ रही थी, जिससे तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हो रहा था, जो कि एम एन रॉय को पसंद नहीं थी, क्योंकि एम एन रॉय जो है लिबर्टी को प्रमोट करने वाले विचारक थे। तो ए बी सी यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, सभी वाले ऊपर के सही होंगे। ठीक है, व्हाट वर द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम एन रॉय एंड जोसेफ स्टालिन? द डिक्टेटरशिप टेंडेंसी ऑफ स्टालिन, स्टालिन कर लीजिए, सोशलिज्म इन अ कंट्री
मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ अ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एम एन रॉय ने किस क्रांति के लिए कहा सामंती ताकतों द्वारा पुनः अपनी सत्ता हथियाने का असफल प्रयास था? इन्होंने कहा 1857 की क्रांति के विद्रोह के बारे में इन्होंने कहा। फॉर विच रेवोल्यूशन एम एन रॉय सेड देयर वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट बाय द फ्यूडल फोर्सेस टू रीगेन देयर पावर। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एन रॉय ने उग्र लोकतांत्रिक दल के निर्माण के माध्यम से संगठित लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रचार किया तथा वैज्ञानिक राजनीति का मार्ग अपनाया। इस राजनीति को एम एन रॉय क्या कहा करते थे? तो इस राजनीति को 20वीं सदी का जैकोबियनवाद कहा करते थे। ठीक है, एम एन रॉय स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी थ्रू द formation of a militant democratic party and adopted the path of the scientific politics. What was the Roy called this politics? जैकोबियन ऑफ द 20th सेंचुरी। अभी आपको एक बॉक्स में मैंने पढ़ाया था, अगर वो पढ़े होंगे तो ये सही तरीके से कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ाया मैंने, मतलब इसी वीडियो सीरीज में मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो आप देखेंगे कई सारे पार्ट्स में वीडियो सीरीज है आपके, तो आप इसको जरूर देखें। चलिए, एम एन रॉय द्वारा स्थापित भारतीय पुनर्जागरण संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो ये देहरादून में है। एम एन रॉय द इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एम एन रॉय इज देहरादून, आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैचिंग कराना है आपको, ये कौन सी बुक्स हैं और कब किस ईयर में ये पब्लिश हुई है। ठीक है, चलिए, अ न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो, ये आपका आता है 1947 में। ठीक है, यानी कि एक भी 5 हो जाएगा। और आपका रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ये आपका आता है 1952 के अंदर। इसके दो पार्ट्स हैं, एक 1948 में पब्लिश होता है, दूसरा पार्ट इसका 1952 में पब्लिश होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में पब्लिश होता है। इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, ये आती है आपकी बुक 1922 में। फिर द प्रॉब्लम ऑफ अ फ्रीडम, द प्रॉब्लम ऑफ अ फ्रीडम आपका आता है 1945 में। ठीक है, और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया आपका आता है 1937 में। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। रॉय ने संक्रमणकालीन भारत की निम्न में से किस अवस्थाओं को अस्वीकृत नहीं किया है? ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को मंद व क्रमिक गति से उत्तरदायी शासन देना, इसको इन्होंने अस्वीकृत किया है। पूछा है कि नहीं किया है, तो इसको किया हुआ है। ठीक है, नरम दल जो ब्रिटिश राज के सहयोग को स्वीकारते थे, इसको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया एम एन रॉय ने। गरम दल की उग्रवादी नीतियां, इसको भी एम एन रॉय ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार किया है। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को एम एन रॉय ने अस्वीकृत नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं, अस्वीकृत नहीं किया। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि इन सबको इन्होंने क्या किया है, एम एन रॉय ने अस्वीकार किया है, अस्वीकार किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप एक बार, तो मैं आपको दिखा दूं, जस्ट अभी ये क्वेश्चन हमने ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन सेम था। ठीक है, कि एम एन रॉय ने, देखिए, रॉय ने संक्रमणकालीन भारत की समस्याओं के 3 प्रचलित जो समाधान थे, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को धीरे धीरे गति से आगे बढ़ाने की बात, दूसरा उदारवादियों की जो ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश शासन में जो विश्वास था, उसको भी नकार दिया। तीसरा जो अतिवादी था, जैसे लाल बाल पाल, इनकी जो राष्ट्रवादी गुट था, इन तीनों को भी, मतलब तीनों थॉट्स को इन्होंने, एम एन रॉय ने नकार दिया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, सेम एज इट इज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जितना ज्यादा डिटेल में इस वीडियो सीरीज को देखेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाहर मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा तो फिर वो सबके लिए समस्याएं खड़ी करेगा, केवल आपके लिए नहीं। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आपका काम इससे हो जाएगा एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रॉय ने अपनी किस पुस्तक में गांधीवादी सामाजिक विचारधारा की मध्ययुगीन तथा धार्मिक पुरातनवाद कहकर
आलोचना की है। यही मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ये क्वेश्चन आपका अभी जस्ट आने वाला है, ठीक है। तो भारत की समस्या और उनका समाधान, ठीक है, भारत की समस्या और उनका समाधान कह ले, इन विच बुक in which book has Roy called Gandhism social ideology after the medieval and religious antiquity। तो इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन में जो है गांधी जी की आलोचना की है। गांधी जी को बोला कि ये धार्मिक पुरातनवाद को आगे बढ़ाते हैं, ये मध्ययुगीन विचारधारा का गांधी जी के ऊपर प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। कमेंट करके बताइएगा कि इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ये बुक कब पब्लिश हुई, कब आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एम एन रॉय ने गांधी के असहयोग आंदोलन के विकल्प के रूप में किसको श्रेष्ठ उपाय बताया है, ठीक है। तो जुझारू सामूहिक कार्यवाही, इसको सही इन्होंने बताया है कि इन्होंने, पहली बात तो ध्यान रखना कि गांधी के असहयोग आंदोलन को एम एन रॉय ने क्या किया, नकार दिया, ठीक है। तो एम एन रॉय ने गांधी के असहयोग आंदोलन के विकल्प के रूप में किसको सबसे अच्छा बताया कि जुझारू रूप से सामूहिक कार्यवाही की जाए, नरम व गरम दल की नीतियां राष्ट्रवादियों के लिए प्रमुख उन्मुख, इसका तो इन्होंने विरोध किया, नरम और गरम दल दोनों का विरोध किया। सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान हेतु क्रांति, इसका भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। तो केवल और केवल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि एक वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जुझारू सामूहिक कार्रवाई, एम एन रॉय कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स टू गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मिलिटेंट कलेक्टिव एक्शन को इन्होंने सपोर्ट किया, बाकी दोनों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एम एन रॉय अपनी किस पुस्तक में महात्मा गांधी की प्रशंसा की है, ठीक है। अभी जस्ट आपको पढ़ाया था मैंने, आपको बताना होगा किस पुस्तक में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रशंसा की है, ठीक है। चलिए, तो आपको बताया था कि 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, इस पुस्तक में इन्होंने गांधी जी के अहिंसा या गांधी जी का इन्होंने समर्थन किया या इनकी गांधी जी के विचारों की प्रशंसा की है, ठीक है। चलिए, एम एन रॉय इन विच बुक डिड द रॉय प्रेज द महात्मा गांधी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, अहमदाबाद से गया तक असहयोग आंदोलन का 1 वर्ष या असहयोग का 1 वर्ष, ठीक है, इनकी बुक भी है। आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था पढ़ा क्लास में, आज की क्लास में ही, कि रॉय ने असहयोग का 1 वर्ष नामक पुस्तक में महात्मा गांधी की तुलना किससे की, यानी प्रशंसा करते हुए एम एन रॉय ने गांधी जी की तुलना करते हैं साविनरोला से, असीसी फ्रांसिस से, सेंट थॉमस एक्विनास से, ठीक है। सेंट थॉमस एक्विनास, इन तीनों से गांधी जी की तुलना करते हैं और गांधी जी की प्रशंसा भी करते हैं अपनी कौन सी पुस्तक में, 1 ईयर ऑफ अ नॉन कॉपरेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से 1 2 3 सही है आपका, 1 2 और 3 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद हुम डिड रॉय कंपेयर महात्मा गांधी इन द बुक 1 ईयर ऑफ अ नॉन कॉपरेशन। तो सविनरोला, फ्रांसिस ऑफ असीसी एंड सेंट थॉमस एक्विनास, इन तीनों से गांधी जी की कंपैरिजन किया हुआ है इन्होंने। तो इस हिसाब से आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही होता है, यानी कि 1 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो सीरीज में, यानी कि अगले नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, चाहे वो गांधी का चैप्टर होगा, चाहे नेहरू का होगा, चाहे टैगोर का होगा, मतलब टैगोर आई थिंक हमने पढ़ लिया है, और चाहे वो अंबेडकर का चैप्टर हो, कोई सा भी चैप्टर होगा वो नए चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। और वीडियो सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक बात का ध्यान रखें कि बीपीएससी के लिए भी हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, और लगभग हम हर टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाएंगे, और देखते हैं कितनी वीडियो सीरीज एग्जाम तक चल पाती हैं। लगभग कोशिश यही रहेगी कि भाई हम 50 से 60 टेस्ट सीरीज कर लें, जिससे कि हमारा 1000 क्वेश्चन से ऊपर टेस्ट हो जाए, और एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।